हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने हमने क्वेश्चन 45 आपके भरोसे छोड़ दिया था। तो वैसे एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो चीज अ, अभी एग्जाम पास में है, बहुत सामने है हमारा एग्जाम। इसके बावजूद शायद हमारी जो तैयारियां हैं वो कम हो गई हैं। कम कैसे हुई हैं? व्यूज कम हो गए हैं, लोग देखना कम कर दिए हैं। वीडियोस एक हफ्ते तक नहीं डली, लेकिन व्यूज भी उसके अकॉर्डिंग कम हो गए हैं। ये मैं रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी आप देखें, आप देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। और जहां तक कोशिश हो सके, एक आपका बनना चाहिए शीट की आपको इतनी पढ़ाई करनी ही है रोज। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो मौका है, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना दोस्त, वो कभी नहीं आने वाली। ठीक है, इसके लिए वक्त लगता है, इसके लिए फिर वो हो सकता है कि ये आखिरी हो, है ना? तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा था। और इसका जो आंसर होगा, अ, मिस शिखा साहू ने ए ऑप्शन दिया था, जो कि गलत नहीं है, लेकिन वो एकदम सही नहीं है। जो सॉरी, गलत है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज नॉट अफेक्टेड बाय। जो ट्रेड रिसीवेबल होता है, व्यापार की प्राप्ति का संतुलन जो होता है ना? ट्रेड रिसीवेबल में लेवल ऑफ स्केल यानी कि सेल का जो रहता है वो, क्रेडिट टर्म जितना लंबा आप उधार देंगे वो, कलेक्शन पॉलिसी मतलब जितना टाइम तक आप अ, अपने डेटर को उधार देते हैं, कलेक्शन पॉलिसी उनके लिए। लेकिन क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इससे ट्रेड रिसीवेबल अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा लाभांश नीति का निर्धारक नहीं है? तो लीगल प्रोविजन, कानूनी प्रावधान। ऑप्शन बी है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर धारकों के वित्तीय स्थिति। ऑप्शन सी है बिजनेस साइकिल यानी व्यापार चक्र। और ऑप्शन डी है रिटेंशन पॉलिसी यानी प्रतिधारण नीति। तो आप देखिए, अब इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। फिर से हम क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं कि लाभांश नीति यानी कि डिविडेंड पॉलिसी का निर्धारक नहीं है, डिटर्मिनेंट नहीं है। लाभांश नीति जो होती है, कितना लाभांश दिया जाएगा, इसको निर्धारण करने के लिए आपको लीगल प्रोविजन तो देखने पड़ते हैं। ठीक है, आपको बिजनेस साइकिल भी देखना पड़ता है कि हम लाभांश कब देंगे। प्रतिधारण नीति यानी रिटेंशन पॉलिसी भी आपको चेक करनी पड़ती है। लेकिन जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है शेयर होल्डर का, उससे आपको कोई मतलब नहीं। हो सकता है एक शेयर होल्डर आपका करोड़पति हो सकता है एक शेयर होल्डर बहुत गरीब हो, है ना? एक करोड़ों के टैक्स भर रहा हो और एक दो दो चार हजार के टैक्स भर रहा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सो ऑप्शन बी, अगेन बी द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर धारकों की वित्तीय स्थिति से लाभांश नीति प्रभावित नहीं होती, वह निर्धारक नहीं मानी जाती। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू शेप्ड करो। यू शेप्ड करो कौन सा नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके नोट्स का एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में एक इमेज बना लेते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यू शेप कर्व का मतलब होता है कि जो चीज जहां से शुरू हुई, थोड़े समय बाद वो नीचे आएगी और अगेन ऊपर की तरफ चली जाएगी। सॉरी। तो जो आपका एएफसी कर्व होता है, वो हमेशा नीचे की तरफ जाता हो। ठीक है, ये हमेशा नीचे की तरफ जाता है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ते जाता है, तो एएफसी कर्व यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कर्व होता है, वो कर्व नीचे की तरफ जाते जाएगा। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अब एक बार इमेज ड्रॉ करने के लिए चलिए इसका एक इमेज देख लेते हैं कि इमेज होती कैसे है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो आपके एटीसी है ना? अब ये देखिए, एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, एटीसी है, एवरेज टोटल कॉस्ट, तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसे आ रहा है।
ठीक है, यू शेप में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, ये भी आपका एक तरह से यू शेप इन्होंने बना के रखा हुआ है। अब ये जो है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये आपका नीचे से गया, ठीक है, और ये ऐसे करके गया। किसी किसी में एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसे भी जाती है, ऐसे भी जाती है, क्योंकि अगर आपका सेल बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, ठीक है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है, क्योंकि वो बहुत मिनिमम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका था क्वेश्चन, इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट ही ऐसा ही एक वो है जहां पे आपको यू शेप कर्व नहीं दिखता। बाकी एमसी भी देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये ऐसे जाएगी, ये भी हाइपरबोला है ना, क्लियर। एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है। द टर्म पर्सन इंक्लूड, मतलब एक व्यक्ति, जब हम बात करते हैं हमारे कॉमर्स के संदर्भ में, कंपनी अकाउंट, कंपनीज एक्ट में ले लीजिए या फिर आयकर कानून ले लीजिए, फिलहाल यहाँ पे आयकर कानून बोला गया है, तो उसके अनुसार व्यक्ति का शब्द में जो शामिल नहीं है ये पूछा गया। तो एक व्यक्ति मतलब एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक एचयूएफ भी हो सकता है, ठीक है, क्या नहीं, ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे के सारे ही इसमें शामिल हैं। इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स, देयर आर 7 कैटेगरी कवर्ड अंडर द टर्म पर्सन। दिस मीन्स इंडिविजुअल, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर भी इसमें आता है, एचयूएफ भी इसमें आता है, और एक कंपनी भी इसमें आता है। और कंपनी मतलब लिमिटेड भी हो सकती है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड यानी कि पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये एमपीपीएससी 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि छत्तीसगढ़ में भी जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। स्कीमिंग प्राइस, प्राइसिंग इज, स्कीमिंग प्राइस क्या होते हैं, स्कीमिंग मूल्य निर्धारण क्या है। तो स्कीमिंग में बहुत सस्ता जो होता है वह ये होता है, या फिर प्रारंभिक उच्च कीमत लगाई जाती है, या बाजार के अनुसार मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो समझते हैं स्कीमिंग होती क्या है ना। तो प्रारंभिक उच्च कीमत जो लगाई जाती है उसको हम स्कीमिंग कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक उच्च कीमत मतलब बाद में उसके रेट कम कर दिए जाते हैं, लेकिन प्रारंभिक उच्च कीमत उसकी रहती है, ठीक है, कि मिनिमम इतना रहना चाहिए, प्रारंभिक कीमत इतनी होनी चाहिए, ठीक है, ये स्कीमिंग होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इतने में ही खत्म हो गए, एंड ऑफ स्लाइड। चलिए मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी तुरंत आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए।